हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में योग की पाठशाला खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल खेल उत्पादों के निर्यात में मेरठ की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 45%। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑफ डांस शो के लिए 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड्स 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश मुकुंद। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैरा शटलर कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पलक कोहली और पारुल परमार। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप में पाई जाने वाली विशाल कछुए की पुष्टि लगभग 115 वर्ष पहले विलुप्त मानी जाने वाली प्रजाति के रूप में की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गैलापागोस द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आदित्य गुप्ता। और ये था कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम यानी साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष कहाँ बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है गोरखपुर और डी है मुंबई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। वाराणसी में तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। अब मोदी की नई काशी में शिवलिंग के आकार की ये भव्य इमारत बनकर तैयार हुई है। इसमें शिवलिंग नुमा आकार के चारों तरफ 109 रुद्राक्ष की आकृति उभारी गई है। और इसका नाम क्या है? तो रुद्राक्ष इसका नाम है। इस कन्वेंशन सेंटर का मुख्य ऑडिटोरियम इतना बड़ा है कि एक साथ 12 से दर्शक बैठ सकते हैं। PM मोदी और जापान के PM एक साथ इस सेंटर का शुभारंभ करेंगे। रुद्राक्ष की नींव 2015 में रखी गई थी। जापान की कंपनी ने तैयार किया है अत्याधुनिक उपकरणों से लैस कन्वेंशन सेंटर। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि देश का ये सबसे बड़ा अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये वाराणसी में बनाया गया है। और इसका नाम क्या है? तो रुद्राक्ष इस कन्वेंशन सेंटर का नाम रखा गया है। और ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो ध्यान रखना है कि जापान की कंपनी ने इसे बनाया है। और दोस्तों, इसका जो शुभारंभ है वो कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एक साथ इस सेंटर का शुभारंभ करेंगे। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। CWUR की रैंकिंग में भारत का IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है 218, बी है 571, सी है 818 और डी है 612।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 818। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 19,788 संस्थानों के बीच CWUR रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत का IIM अहमदाबाद 415वें स्थान पर रहा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान 459वीं रैंक हासिल की है। CWUR रैंकिंग 2021-22 में IIT मद्रास 557 इसकी रैंक रही है, IIT बॉम्बे की 567 रैंक रही, दिल्ली विश्वविद्यालय 571 रैंक, IIT दिल्ली 623 रैंक, IIT खड़गपुर 708 रैंक, पंजाब यूनिवर्सिटी 709 रैंक और IIT कानपुर की जो रैंक है वो रही है 818। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने ये रैंकिंग जारी की है, 2021-22 की ये रैंकिंग है और इस रैंकिंग के अनुसार जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो पहले स्थान पर रही है। तो ये नाम अच्छे से ध्यान रखना है। और भारत का जो IIM अहमदाबाद है वो 415वें स्थान पर रहा है और अगर कानपुर की बात करें तो ये 818वीं इसकी रैंक रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी में किस पार्टी ने सेवा सत्याग्रह अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है बसपा, बी है सपा, सी है बीजेपी और डी है कांग्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कांग्रेस ने जनता की सेवा के लिए सेवा सत्याग्रह अभियान शुरू किया है। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में 10 लाख दवाओं की किट भेजी है। दवाओं की पहली खेप इटावा पहुंची है। सेवा सत्याग्रह अभियान के तहत गांवों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सेवा सत्याग्रह जो अभियान है ये किसने शुरू किया है? तो इसे कांग्रेस जो पार्टी है उसने इसे शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो गांव में जो कोरोना वायरस की जो लहर फैली हुई है इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको शुरू किया गया है और इसके तहत जो दवाओं की किट है वो गांव में उपलब्ध कराई जा रही है और इसके साथ ही गांवों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है एरिक वेहनमेयर, बी है झांग होंग, सी है रितेश अग्रवाल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झांग होंग। चीन के झांग होंग ने माउंट एवरेस्ट फतह कर एक कीर्तिमान रच दिया है। वह एशिया के पहले एवं दुनिया के तीसरे नेत्रहीन पर्वतारोही हैं जिसने एवरेस्ट फतह किया है। एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली नेत्रहीन पर्वतारोही अमेरिका के एरिक वेहनमेयर हैं जिन्होंने 2001 में एवरेस्ट फतह किया था। झांग होंग ग्लूकोमा की वजह से 21 साल की उम्र में नेत्रहीन हो गए थे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो माउंट एवरेस्ट है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसको फतह करना एक बहुत ही बड़ा जो कार्य है वो होता है, यानी इसे फतह करना एक बहुत ही बड़ा जो काम है वो माना जाता है। लेकिन कोई नेत्रहीन व्यक्ति इस एवरेस्ट को फतह करे ये कोई सपने से कम नहीं होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और जो चीन के झांग होंग हैं, ये व्यक्ति हैं चीन के, ये नेत्रहीन हैं और इन्होंने एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को फतह करके एक कीर्तिमान रच दिया है और ऐसा करके ये एशिया के पहले एवं दुनिया के तीसरे नेत्रहीन पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एवरेस्ट को फतह करने वाले दुनिया के जो पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो कौन है? तो ये हैं अमेरिका के एरिक वेहनमेयर। इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं चीन के झांग होंग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह करके एशिया के ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जो कि नेत्रहीन है और माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? ऑप्शन नंबर ए है TM कालियानन, बी है SK माथुर, सी है RK सक्सेना और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, TM कालियानन। भारतीय संविधान सभा की अंतिम जीवित पूर्व सदस्य TM कालियानन का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ।
टी.एम. कालियानन वर्ष 1952 से लेकर 1964 के बीच तमिलनाडु विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक पद पर कार्यरत थे। वह भारतीय संविधान सभा के सबसे कम आयु के सदस्य और भारत के पहली और अंतिम संसद के सदस्य भी थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के ये एक अंतिम व्यक्ति थे जो कि जीवित थे और अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। कितनी उम्र में? 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? नाम अच्छे से ध्यान रखना है, टी.एम. कालियानन। अब दोस्तों संविधान सभा के बारे में अगर देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब दोस्तों संविधान सभा की जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य टी.एम. कालियानन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दीपक पाठक, बी है विकास गिल, सी है रवनीत सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रवनीत सिंह। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 जून 2021 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को। और दोस्तों वर्तमान में जो नौसेना के प्रमुख हैं वो कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय पोषण अभियान, बी है स्वच्छ भारत अभियान, सी है निर्मल भारत अभियान और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पोषण अभियान। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता, छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में को कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौता किया है। अब दोस्तों ये समझौता विश्व बैंक से किया गया है। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1944 में। कब? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर एमबी टैग विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी वाराणसी, बी है आईआईटी रोपण, सी है आईआईटी दिल्ली और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रोपण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर एमबी टैग विकसित किया। यह डिवाइस मौसम खराब होने, उत्पादों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवर्तन के तापमान को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। इसे मुख्यतः यूएसबी की तरह आकार दिया गया है। इस डिवाइस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध और स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के साथ मिलकर विकसित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो रोपड़ है उसने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर
एमबी टैग विकसित किया है। और ये जो डिवाइस विकसित की गई है इसका काम क्या होगा, तो ये डिवाइस मौसम खराब होने, उत्पादों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवर्तन के तापमान को रिकॉर्ड करने में सक्षम होगी। अगला क्वेश्चन है, संजीत कुमार ने ASBC एशियाई चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। संजीत कुमार ने ASBC एशियाई चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। संजीत कुमार ने एशियाई चैंपियनशिप में दुबई फाइनल के 5 बार विजेता कजाकिस्तान की रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता वासली लेविट को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं इस चैंपियनशिप में अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम रजत पदक, शिव थापा ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि संजीत कुमार ने ASBC एशियाई चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन ने इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है कनाडा और डी है चीन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी चीन। कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने के पहला मामला सामने आया है। कोरोना वायरस की तरह इसकी भी शुरुआत हुई कहाँ से, तो चीन से भी इसकी शुरुआत हुई है। यह मामला चीन के जियांगसू प्रांत के 41 वर्षीय एक व्यक्ति में देखा गया। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति में यह वायरस पोल्ट्री से फैला था। H10N3 मुर्गियों में फैलने वाले बर्ड फ्लू का अपेक्षाकृत कम गंभीर स्वरूप है और इससे बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत कम है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो कोरोना वायरस है उसके बाद अब जो बर्ड फ्लू है उसका पहला मामला इंसान में किस देश में पाया गया, तो चीन में जो है बर्ड फ्लू का पहला केस जो है वो इंसान में पाया गया है। और चीन में कहाँ पर, तो जियांगसू प्रांत के 41 वर्षीय व्यक्ति में ये मामला देखा गया है। और दोस्तों ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है ये उतना ज़्यादा घातक नहीं है क्योंकि ये मुर्गियों और पक्षियों में फैलने वाली बीमारी होती है। तो इस वजह से इंसानों में ये फैलने का जोखिम जो है वो बहुत कम है। और ये कहाँ पर पाया गया है, चीन में पाया गया है। और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है, युआन। और चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। तो दोस्तों ये थे 4 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर ए है दीपक गुप्ता, बी है अरुण कुमार मिश्रा, सी है रंजन गोगोई और डी है शरद अरविंद बोबडे। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।